आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तैयार हूं अपने सब्जेक्ट को लेकर के डील करने के लिए। पिछले 10 साल से इस फील्ड में कंपटीशन बैचेस को मैं स्टडी करवा रहा हूं और ऑलमोस्ट 58 कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के बैचेस मेरे अंडर पिछले 10 साल से पास आउट हो चुके हैं। इन 10 साल के दौर में नर्सिंग एस्पेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैंने टीचिंग पोर्शन में कवर किया है। यहाँ कॉन्सेप्ट आरएनए में मेजर पोर्शन जो मेरे द्वारा डील किया जाएगा आप सबके साथ, वो हेडिंग आपके बोर्ड पे मेंशन है, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। इसके अलावा एमएसएन का कुछ पोर्शन लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी अपन यहाँ डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने मेजर सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, ओबीजी, ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। काफी इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट का हमारे कंप्लीट नर्सिंग के 20 सब्जेक्ट्स के प्रोग्राम में। नर्सिंग प्रोग्राम चाहे वो डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन लेवल बीएससी नर्सिंग, मास्टर लेवल एमएससी नर्सिंग हो, ये सब्जेक्ट अलग अलग नाम से वहां प्रेजेंट होता है। कई बार शॉर्ट में हम इसे ओबीजी नाम से जानते हैं। जीएनएम में ये मिडवाइफरी को लेकर आता है। यही नहीं, हम सभी को हमारा नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पर भी आपके एनरोल्ड जो नंबर होते हैं उनमें भी आरएन और आरएम, वहां आरएम इंडिकेट करता है मिडवाइफ को। तो अपने आप में एक सोचने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर भी जिस सब्जेक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है आरएम, रजिस्टर्ड मिडवाइफ, उस सब्जेक्ट को लेकर के मैं यहां आपके साथ डील करूंगा, मिडवाइफ वाले पोर्शन को, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग को। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्योंकि यह सब्जेक्ट स्पेशलिटी से भी डील करता है। स्पेशलिटी का मीनिंग होता है जिन मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर डिग्री की जाती है, वो टोटल 5 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें भी एक अपनी अलग कैटेगरी रखने वाला सब्जेक्ट होता है ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो जैसा कि इस सब्जेक्ट को नर्सिंग प्रोग्राम ने खुद ने ही काफी वैल्यूएबल बना दिया है, और ना केवल प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे पास सेंटर स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन एम्स ऑटोनोमस बॉडी का, उनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीजीआई, डीएसएसबी, हर कंपटीशन एग्जाम में अपना अलग से 15 to 20% वेटेज लेकर के ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग खुद को स्टैंड करता है अपनी इंपॉर्टेंसी बताने के लिए। पूरी कोशिश करूंगा मैं यहां पर कि जितना मेजर इस सब्जेक्ट को नर्सिंग बनाने वालों ने बनाया है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर इसको इंक्लूड किया है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज बताया गया है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से पिछले 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और 58 बैचेस से गेन किए गए नॉलेज से कुछ ऐड करके मैं आप सबको यहां पर दे पाऊं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट को अपन एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर कैटेगरी के अंदर सामने बोर्ड पे टाइटल ऑब्स्टेट्रिक्स मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट एवर रिटन ऑन द बोर्ड। सबसे पहले जो बोर्ड पे लिखा गया है सब्जेक्ट का नाम, उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। ऑब्स्टेटिकल शब्द का मतलब क्या है? कई प्रकार के व्यूज इसको लेके आ जाते हैं। एक तो कंपलसरी है कि देखते समझ में आ जाता है सब्जेक्टेड रिलेटेड टू फीमेल, ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं फीमेल से ही रिलेटेड है, पर फीमेल के कौन से पार्ट से। तो डील करते हैं आज अपन ऑब्स्टेटिकल जो पोर्शन है वो फीमेल की लाइफ में आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन मोमेंट से संबंधित है। और उस गोल्डन मोमेंट का नाम जो एक फीमेल अपनी लाइफ में अचीव करती है, कहा जाता है प्रेगनेंसी। जी हां, सिर्फ और सिर्फ बात करें तो ऑब्स्टेटिकल वर्ड का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इतना सिंपल सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना हो तो शब्द का मीनिंग है प्रेगनेंसी। ऑब्स्टेटिकल टर्म रिलेटेड विद द चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कह सकते हैं एक फीमेल की जो पूरी लाइफ साइकिल है,
फीमेल का बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ हुआ, बेबी बर्थ हुआ, वो बच्ची है, वो फीमेल है। उसके बाद 13-14 ईयर एज के बाद उसकी लाइफ में प्यूबर्टी वाले चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी वाले चेंजेस आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना। आफ्टर दैट वो फीमेल आफ्टर मैरिज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कई सारे लाइफ के चेंजेस फीमेल की बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। उन सभी चेंजेस को ना इंक्लूड करके सिंगल वन इवेंट को जो इंक्लूड करता है वो सब्जेक्ट हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स है। फीमेल्स को होने वाली डिजीज अलग ब्रांच में डिस्कस की जाती है जिसे अपन गायनिक पोर्शन कहते हैं। यहां पर सिर्फ एक बात बोल करके आंसर देना हो और मैटर क्लोज करना हो तो फीमेल के साथ प्रेगनेंसी, हां वही प्रेगनेंसी 9 मंथ का जो पूरा शेड्यूल होता है, उस पूरे 9 मंथ के अंदर फीमेल में क्या क्या प्रिपरेशन होती है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या नॉर्मल चीजें होती हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटियां हो सकती है, उस 9 महीने का पूरा एंड किस पॉइंट पे जाकर होता है उसे लेबर बोलते हैं, वहां क्या चेंजेस होते हैं। तो कंप्लीट चेंजेस जो एक फीमेल की लाइफ में प्रेगनेंसी रिलेटेड इवेंट्स को लेकर के आती है, उस सब्जेक्ट को अपन बोलते हैं ऑब्स्टेटिक। तो ऑब्स्टेटिक का सिंपल मीनिंग है प्रेगनेंसी, या यहां पे मेरे द्वारा यह भी कहा जाए इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग तभी डिक्लेयर होती है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है। यदि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा होने का मतलब है फीमेल में प्रेग्नेंट कंडीशन का कंपलसरी पाया जाना। बात करते हैं, प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत डेलिकेट इवेंट है, खुश नसीबों को यह नसीब होती है। बात करें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रेगनेंसी डिस्कस किया जाता है कि यह दौर फीमेल के शरीर में तब आता है जब वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस से गुजरती है, जिस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। जी हां, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जिससे एक फीमेल प्रेगनेंसी को अचीव करती है। तो आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो फीमेल की प्रेग्नेंट कंडीशन का होना कंपलसरी है, और फीमेल में प्रेगनेंसी को लेकर के आना है तो उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसीजर होना जरूरी है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और विदाउट प्रेगनेंसी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अभी के कुछ समय के लिए हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। फटाफट फीमेल में प्रेगनेंसी वाली कंडीशन ले आइए। प्रेगनेंसी वाली कंडीशन रिजल्ट होगी फर्टिलाइजेशन, तो हां जी फर्टिलाइजेशन को बता दीजिए। फर्टिलाइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है जहां पे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है मेल और फीमेल में मिलने वाली काफी स्पेशल सेल के यूनियन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पेशल सेल के नाम सिंपल लैंग्वेज में स्पर्म और ओवम होते हैं। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, फ्यूज कर दिया जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यहां अटेंशन दीजिएगा इसी पहले लेक्चर से मिलने वाली स्पेशल इंफॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन ये है कि हम रनिंग लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पर्म और ओवम, लेकिन आप मेरे साथ चलें इस दौर में तो वहां टेक्निकल टर्म जो यूज होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। टेक्निकल टर्म का नाम है स्पर्म की जगह हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, ओवम की जगह हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। और ये शब्द हम क्यों यूज ले रहे हैं ये पता चल जाएगा हमें कुछ ही देर में टॉपिक के अंदर आने वाले चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करके। तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है, बिल्कुल सही है, पर यहां हम स्पर्म और ओवम वाली जो टर्म है उसे चेंज करके स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte नाम देने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास आने वाले जो 2 सेल्स हैं उन्हें हम नाम दे रहे हैं स्पर्म की जगह स्पर्मेटोजोआ, इसका सिंपल मीनिंग स्पर्म ही है। ओवम की जगह यहां मेंशन करवाया गया सेकेंडरी oocyte। सिंपल लैंग्वेज में ओवम बोल देते हैं, पर यहां ये शब्द क्यों लिखे हैं ये टेक्निकल वर्ड है जो आपको लेक्चर के एक्सप्लेनेशन के एंड होने पर अपने आप पता चल जाएंगे।
स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी oocyte। स्पर्मेटोजोआ मेल प्रोडक्ट है, मेल पुरुषों से मिलेगा। सेकेंडरी oocyte फीमेल की बॉडी से रिलीज होने वाली स्ट्रक्चर है। अब यहां पे हालांकि ये दोनों ही काफी स्पेशल सेल हैं, स्पर्मेटोजोआ भी और सेकेंडरी oocyte भी, फिर भी एक बार कंपेयर करवा दिया जाए इन दोनों के अंदर कि इन दोनों में से ज्यादा स्पेशल कौन है। स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी oocyte दोनों स्पेशल हैं, पर इन दोनों में से ज्यादा स्पेशल कौन है, तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा मैं लालची हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है चारों तरफ फीमेल के अराउंड ही घूमता रहता है, तो यहां भी वेटेज मैं उसी को देता हूं कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो सेल है यहां पे जिसका नाम आ रहा है वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास हाईली स्पेसिफिक सेल का नाम है सेकेंडरी oocyte। ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट और मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ लॉजिक। लॉजिक इज दैट, लॉजिक क्या है खुद समझेंगे। स्पर्मेटोजोआ होता है मेल का प्रोडक्ट, वो उसके सीमन में पाया जाता है। मेल जब इजैक्युलेट करता है और सीमन प्रोडक्ट आता है, तो सीमन के अंदर मिलियंस के नंबर में, लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक बार के इजैक्युलेशन में लाखों करोड़ों स्पर्मेटोजोआ मेल डेवलप कर सकता है। जबकि फीमेल की बात करें, फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि सेकेंडरी oocyte एक प्रोसेस के जरिए ही निकलता है, और नॉर्मल फीमेल में पूरे महीने में उसका नंबर होता है 1। सेकेंडरी oocyte फीमेल की बॉडी में बन रहा है पूरे महीने में 1, और स्पर्मेटोजोआ बोले तो मेल के एक इजैकुलेशन में करोड़ों। तो जिसकी संख्या लाखों करोड़ों है एक वो तरफ, और जिसकी संख्या 1 है वो दूसरी तरफ। तो समझ जाइए स्पेशल कौन हुआ, जिसके काउंट कम है भाई स्पेशल है। तो स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte में से हाईली स्पेसिफिक सेल जिसे डिक्लेयर करते हैं उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। हम यहां इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्स्टेटिक। सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, जब फीमेल की लाइफ में कौन सी कंडीशन शुरू होगी, प्रेगनेंसी। एक फीमेल प्रेग्नेंट कब होगी, जब उसकी बॉडी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो करवा दीजिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मिलेंगे दो जने, कौन कौन, स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte। अब इन दोनों को मिलाने के लिए इनको लाना पड़ेगा, मेल को बोलना पड़ेगा स्पर्मेटोजोआ दीजिए, फीमेल को बोलना पड़ेगा सेकेंडरी oocyte दीजिए, और उन दोनों में से हम ढूंढने किसको जा रहे हैं, सेकेंडरी oocyte को। और सेकेंडरी oocyte फीमेल जिस प्रोसेस के तहत डेवलप करती है उस प्रोसेस का नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी oocyte रिलीज करने वाले प्रोसेस का नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हां, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कई सारे नामों से अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका रिजल्ट सेकेंडरी oocyte होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, पीरियड्स, ब्लीडिंग, अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस से भी जाना जा सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, हर एक फीमेल के साथ बॉडी में होने वाली फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करती है। हर फीमेल के साथ उसकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस चलता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसी का रिजल्ट होता है कि वो पूरा चलेगी। ये साइकिल कंप्लीट 1 मंथ 28 दिन के लिए रन करेगी। तो जिस टारगेट को लेकर रन करती है वो टारगेट होता है सेकेंडरी oocyte का निकलना। तो यहां पर एक सिस्टमैटिकली प्लानिंग की गई है कि अपने सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर स्टेप के पीछे लॉजिक देना है कि ऐसा क्यों करना है हमें। तो हम कह सकते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए नंबर 1 जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ेंगे तो सेकेंडरी oocyte नहीं मिलेगा। साइकिल पढ़नी पड़ेगी फिर सेकेंडरी oocyte आएगा। अब सेकेंडरी oocyte क्यों चाहिए, सेकेंडरी oocyte मिलेगा तभी स्पर्मेटोजोआ से मिलकर के फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्यों करवाना है, फर्टिलाइजेशन होगा तभी एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी,
और प्रेग्नेंट क्यों करनी है, ये तो सोचने की बात है। प्रेगनेंसी को इसीलिए अचीव करना है क्योंकि हमें हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। तो ये एक हल्का सा आइडिया कि हम हमारे सब्जेक्ट की फाउंडेशन किस एक नए टॉपिक को लेकर के स्टार्ट करने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू यहां पे इस 5 मिनट के लेक्चर डिस्कशन में आपको बताया गया कि हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है पोर्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल ही आपको लेक्चर में दी जाएगी। बहुत सारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे, पर बहुत सारे चेंजेस को एक्सप्लेन करने के बजाय यदि आपसे एक लाइन में सवाल पूछा जाए कि फीमेल को साइकिल आती क्यों, बहुत सारे लॉजिकल इलॉजिकल आंसर यहां पे आ जाएंगे। एक सिंपल आंसर आपको देना है सिर्फ जो मैंने अभी जानकारी दी है उसके बेस पे कि एक फीमेल को साइकिल आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य वही है जो सामने बताया गया कि साइकिल का उद्देश्य है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करना। साइकिल चलाओगे तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी और ये रिलीज होगी तब हमारे सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो माइंड को एकदम तैयार कर लीजिए, लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होने ही वाली है। सब्जेक्ट स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, टॉपिक का नाम होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज अराइज होते हैं, लेकिन एक जनरल डिस्कशन किया जाए कि आज मैं पढ़ाई करने बैठा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो दिमाग में बिल्कुल तैयार रहे मुझे यह टॉपिक क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसका उद्देश्य है फीमेल में क्या रिलीज करवाना, सेकेंडरी oocyte। अब लेक्चर को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की हेडिंग से। स्टार्ट करने से पहले कुछ 5-7 एमसीक्यूज मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक से अराइज होते हैं। उन एमसीक्यूज को मैं आपके सामने यहां बोर्ड पे प्रेजेंट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप उसे सुने, उनके आंसर आप गेस करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, आंसर लेक्चर डिस्कशन के एंड होने के बाद में जब पूरा समझ जाएंगे तब हम आपको आंसर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि एक बार जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो गैस करेंगे आंसर आप, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में जब आंसर मैं दूंगा तो आप करेंगे कोरिलेट, क्या हमने जो आंसर दिए वो एक्यूरेट थे, क्या वो वेरीफाई थे, या हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ जनरल से एमसीक्यूज को मैं आपको सामने प्रेजेंट करता हूं, देखें उन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे अवेलेबल है, बोल रहा है द मेजर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। सवाल ये कहना चाहता है कि ओव्यूलेशन वाला जो प्रोसेस है उसे करवाने के लिए सबसे मेजर हार्मोन कौन सा है। उसके लिए सामने बोर्ड पे 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाए आप इस लेक्चर को पॉज कर दें, पॉज करके सारे ऑप्शन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और जो आपको लगता है सही है उस पर टिक करके रख लें, जिनका आंसर आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर दे दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन जो होता है उसे करवाने वाला हार्मोन कौन सा है। जो आपको सही लग रहा है लिख करके गैस करके रख लीजिए। नेक्स्ट वन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज में येलो बॉडी का डेवलपमेंट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें येलो बॉडी करके एक नाम आएगा। यहां पे सवाल यह पूछना चाहता है येलो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो साइकिल की कौन सी फेज में हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन अभी भी सामने बोर्ड पर है आपके, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ध्यान से सुने। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की बॉडी के टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, वो चेंज क्या होता है, वो कौन से स्टेटमेंट के द्वारा सही एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेक्चर डिस्कशन में पढ़ेंगे अपन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बेसल बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है फीमेल का, उसमें कुछ चेंजेस आता है। वो क्या चेंज होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इन्हें भी नोट कर लेंगे और गैस कर लेंगे। साइकिल में होने वाला बॉडी में टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल
ए सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉज। सवाल कह रहा है साइकिल के अंदर एक नाम आता है ल्यूटिनाइजिंग सर्ज, एलएच सर्ज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जब एलएच सर्ज होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एलएच सर्ज नाम का प्रोसीजर का रिजल्ट क्या होता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं, नोट डाउन करें, गैस करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लीट प्रोसेस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैक्सिमम लेवल कब देखा जाता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन लेवल आर एट देयर हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पूरे महीने में, पूरे 28 दिन के कार्यक्रम में वो कौन सा समय होता है जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सारे ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर नॉट करेक्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कथन कहे गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए 4, कौन सा सही नहीं है। उन मतलब 4 में से 3 सही हैं, जो गलत है उसे आपको सेलेक्ट करना है। डिस्कस करेंगे इन सभी को लेक्चर के एंड में। अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बड़ा छोटा सा सवाल बना के दे दिया, वो आपसे पूछना चाहता है विथ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। बस इतना छोड़ दिया, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है और उसे क्या को एक्सप्लेन करने के लिए 4 आपको लॉजिकल रेशनल दिए गए हैं, जिनमें से एक्यूरेट को सेलेक्ट करना है कि हां हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे ये कंटेंट ऐसा देखने को मिलता है साइकिल में। नेक्स्ट वन, द येलो बॉडी इज डेवलप इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन रिपीट है, आते हैं नेक्स्ट वन पे। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन सिक्रीट। साइकिल में बनने वाली कॉर्पस ल्यूटियम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी कॉर्पस ल्यूटियम। पूछा जा रहा है वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करती है, क्या सिक्रिएट करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ऑप्शन सामने बोर्ड पे अवेलेबल। लास्ट वन, फॉलिकुलर फेज कॉन्स्टिट्यूट। सिंपल सा स्टेटमेंट, फॉलिकुलर फेज किसे कहा जाता है, किस कंडीशन को, किस अवस्था को फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। ऐसा करके ये ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। तो यहां पर देखेंगे साथियों, ये आपको जो सारे क्वेश्चन बताए गए, ये सारे क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेशन की तरह होते हैं। प्रैक्टिस सेशन के तरह होते हैं जो लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद में आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर देके जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट की फाउंडेशन रखने वाला एक बहुत ही सिंपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, नाम दिया गया जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताया गया सारा लॉजिक दिमाग में लगातार चलते रहना चाहिए। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पढ़नी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस होता है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करना। क्या करना है हमें सेकेंडरी oocyte का, यदि वो मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन क्यों करवाना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने से ही फीमेल को प्रेग्नेंट कंडीशन अचीव होती है, और प्रेग्नेंट कंडीशन अचीव होने से सब्जेक्ट को इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। यहां पे आते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, आपको भी रेडी होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पर एक लाइन में सवाल पूछा गया कि एक फीमेल को साइकिल चलने का पर्पस क्या होता है, तो आपको आंसर देना है ओव्यूलेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द आंसर विल बी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाने के लिए, क्योंकि इसी ओव्यूलेशन का रिजल्ट होगा कि फीमेल की बॉडी में कौन
oocyte। सेकेंडरी oocyte नाम की स्ट्रक्चर का रिलीज होना कहलाता है ओव्यूलेशन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, अब यह बात करते हैं कुछ अपन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि हर एक आम महिला, एक नॉर्मल फीमेल का मतलब है जो मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं करती है, मेडिकल फील्ड से संबंध नहीं है उसका, उससे आप जाके पूछेंगे कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या समझते हैं। एक नॉर्मल फीमेल, नॉन मेडिकल फीमेल, इलिटरेट फीमेल से आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, आप मासिक धर्म से क्या समझते हैं, तो वहां पे उन्हें एक ही चीज का लॉजिक है कि इसका मतलब होता है पीरियड्स का आना, वेजाइनल ब्लीडिंग का आना। हर महीने में हर फीमेल की कोई स्पेसिफिक डेट होती है, 2 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, जिस फिक्स डेट पे उन्हें वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। वो वेजाइनल ब्लीडिंग 5 से 6 दिन चलती है, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। बाद में बॉडी में क्या चेंज होता है उन नॉर्मल फीमेल को नहीं पता, पर फिर अगले महीने उसी डेट के आसपास उन्हें वापस से ब्लीडिंग आती है। हर एक फीमेल के पास एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉजिक है, यदि वो अपने मेडिकल प्रोफेशन फील्ड से नहीं है। और हां, जनरल पॉपुलेशन का बिल्कुल यही सोचना है कि मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स का मतलब है हर महीने की एक फिक्स तारीख पे 5 से 6 दिनों के लिए वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। तो एक चीज समझ में आ गई हमें कि इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। अब बात करें अपन प्रोफेशनल पर्संस की, मेडिकल पर्संस की, आपकी और मेरी। हम क्या जानते हैं? हमें तो सर ने अभी तक के 10-15 मिनट के लेक्चर में एक ही लाइन को लेकर बताया है कि साइकिल चलने का मतलब है ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte का निकलना। तो बिल्कुल ज्यादा नहीं, इन्हीं 2 नाम को लेकर के अपन आगे बढ़ेंगे। इन्हीं 2 नाम को, पहला नाम जो आम जनता का है, क्या होना? वेजाइनल ब्लीडिंग का होना, उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। सेकंड वन, इसका पर्पस क्या है? ओव्यूलेशन। तो 2 चीजें हमारे पास माइंड में तैयार हो चुकी हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग और ओव्यूलेशन। ये 2 मेजर चेंज आते हैं, और ये 2 मेजर चेंज जिस ऑर्गन में आते हैं उस ऑर्गन के नाम पे ही यहां पे साइकिल का डिवीजन किया जाता है। ओवुलेशन रिलेटेड है ओवेरी से, और वेजाइनल ब्लीडिंग का रिलेशन एक्सप्लेन किया जाएगा एंडोमेट्रियम से, जो कि यूट्रस में है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन्स में हम बात करें 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की, तो एक ऑर्गन हमारे पास होगा यूट्रस। इसी यूट्रस के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम होगा एंडोमेट्रियम, जिसकी ही ग्रोथ और डैमेज से वेजाइनल ब्लीडिंग रिजल्ट होती है। और इसी यूट्रस के पैरेलल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसे अपन बोलेंगे ओवेरी। तो बोर्ड पे 2 ऑर्गन को लेकर बताया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 ऑर्गन से रिलेट करती है, 2 ऑर्गन से फंक्शन करवाती है। एक हमारे पास है यूट्रस और एक है हमारे पास ओवेरी। जैसा एक्सप्लेन किया गया कि चेंजेस भी 2 होंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग और ओव्यूलेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस 2 ऑर्गन को लेकर के डील करती है, उसके बेस पे साइकिल के 2 नाम आ जाते हैं। एक नाम यूटेराइन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिवीजन चल रहा है, एक नाम यूटेराइन साइकिल, और सेकंड वन हमारे पास आ जाएगा ओवेरियन साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ने कितने ऑर्गन्स को टारगेट किया? 2 ऑर्गन को टारगेट किया। कौन कौन से हैं? यूट्रस और ओवेरी। यूट्रस में जब भी चेंज चलेगा तो एंडोमेट्रियम के डैमेज होने से फीमेल को क्या देखने को मिलेगी? वेजाइनल ब्लीडिंग। यूटेराइन साइकिल का रिजल्ट है कि फीमेल को ब्लीडिंग होगी, और ओवेरियन साइकिल का मतलब है फीमेल में ओव्यूलेशन होगा।
तो ये दो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंट्रो के अंदर ही पोर्शन चल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, बॉडी से क्या रिलीज होना, सेकेंडरी oocyte। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने ऑर्गन को टारगेट करती है, तो टोटल 2 ऑर्गन टारगेट होते हैं। वो 2 ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक ऑर्गन है यूट्रस और दूसरा ऑर्गन है ओवेरी। यूट्रस में चेंजेस चलेगा, साइकिल का नाम यूटेराइन साइकिल। ओवेरी में चेंज चलेगा, साइकिल का नाम ओवेरियन साइकिल। यूटेराइन साइकिल चलेगी तो फीमेल को क्या देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग। ओवेरी के अंदर चेंजेस चलेंगे तो किसका निर्माण होगा, ओव्यूलेशन का, सेकेंडरी oocyte का। तो इन्हीं 2 बेसिक प्रोसेस को लेकर के साइकिल कंटिन्यू रन करती है। अब हम यहां देखेंगे ये जो यूटेराइन साइकिल यूट्रस के अंदर चेंजेस हैं या ओवेरियन साइकिल ओवेरी में चेंजेस हैं, वो कंट्रोल कैसे करते हैं। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम काम करता है। फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सारे के सारे चेंजेस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। वो कौन कौन से हार्मोन हैं और वो किस किस प्रकार के चेंजेस कराते हैं, बड़े ध्यान से उनका रिलेशन आप लोग देखें इसी लेक्चर में। बात करते हैं अपन हार्मोनल वेरिएशन। तो देखें कैसे हार्मोन यहां पे एक्शन कर रहे हैं। हार्मोनल एक्शन, जितने हार्मोन का नाम लिया जाए, काम बताया जाए, आप जने कंसंट्रेशन से उन्हें देखते रहें। सबसे पहले अपन वापस से वो चीज ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें ऑर्गन कौन कौन से सेलेक्ट करने थे। तो निश्चित है हमको जो ऑर्गन सेलेक्ट करना था, एक हमारे पास था यूट्रस। इस यूट्रस के अलावा हमारे पास जो सेकंड वन ऑर्गन है, उस ऑर्गन को मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं क्योंकि बड़े मेजर चेंज उसके अंदर देखने को मिलते हैं। वो है हमारे पास ओवेरी। थोड़ी बड़ी बना दी है, होती नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ। यूट्रस और ओवेरी 2 ऑर्गन हमारे सामने अवेलेबल हैं। हॉर्मोन्स के एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे टोटल हॉर्मोन्स 1 बाय 1 जो आने वाले हैं उन्हें देखते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम है GnRH। GnRH हार्मोन सबसे पहले बोर्ड पे मेंशन है। लिखते ही सबसे पहले फुल फॉर्म बोले इसकी, तो फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। GnRH हार्मोन बोर्ड पे लिखा गया है विथ फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। लिखते ही सबसे पहले इसका शब्द का मीनिंग सुने। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जनरल क्लासेस नहीं है, ये कंपटीशन क्लासेस हैं। और कंपटीशन क्लासेस का मतलब है आपकी कैरियर क्लासेस हैं, जहां पर आपको एक्यूरेट नॉलेज मिलते ही जो आपका एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है नर्सिंग ऑफिसर, वो अचीव होगा। तो इतने बड़े डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए अब कॉम्प्रोमाइज करने का समय नहीं है। कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे आप अपने डिप्लोमा डिग्री वाले प्रोग्राम में, पर यहां पर आपको हर चीज की एक्यूरेसी पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है सामने बोर्ड के ऊपर किसी भी टीचर के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लेक्चर के अंदर यदि कोई चीज लिखी जा रही है और उसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आपका लेक्चर बेकार है। इसलिए बोर्ड पे जितने भी शब्द आए उन सबका मीनिंग एक्यूरेसी के साथ आपको जानना कंपलसरी है। यहां पर आपको जानना है GnRH के फुल फॉर्म। GnRH के फुल फॉर्म बोलना बहुत इजी वर्क होता है। इतनी बार फुल फॉर्म सुन लेते हैं, नर्सिंग के अंदर भी फुल फॉर्म बोलना आसान होता है, पर बात जब मीनिंग की आती है तो क्वालिटी घट के बहुत कम हो जाती है। बहुत कम लोगों को मीनिंग पता होता है, तो मैं आपको यहां पे मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। GnRH में रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग हार्मोन है छोड़ दीजिए, सिर्फ गोनेडोट्रोपिक शब्द पे अटेंशन देना है। गोनेडोट्रोपिक जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है यहां पे स्टार्टिंग के शब्द गोनेडो से,
और गोनेडो का मतलब है गोनेट्स। गोनेट्स सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन को गोनेट्स कहा जाता है, और वो सेक्स ऑर्गन भी इंटरनल सेक्स ऑर्गन। मेल को मेल और फीमेल को फीमेल डिक्लेयर करने के लिए जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें गोनेट्स बोलते हैं। मेल में टेस्टीज और फीमेल में ओवेरी। मेल में टेस्टीज और फीमेल में ओवेरी, ये गोनेट्स हैं। और इन गोनेट्स से काम करवाने के लिए, इन गोनेट्स को डेवलप करने के लिए, इन गोनेट्स को मैच्योर करने के लिए जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, उस हार्मोन का नाम है हमारे पास नंबर 1 GnRH। तो इंसान की बॉडी में, इंडिविजुअल की बॉडी में GnRH हार्मोन होगा तो क्या होगा? गोनेट्स का डेवलपमेंट होगा, गोनेट्स फंक्शन करेंगे, गोनेट्स मैच्योर होंगे। गोनेट्स का मतलब क्या है? सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है? ओवेरी और टेस्टिस है। बड़ा सिंपल MCQ। क्या GnRH मेल में होता है? क्या GnRH फीमेल में होता है? क्या GnRH दोनों में होता है? आंसर देना है दोनों में होता है, क्योंकि गोनेट्स दोनों के पास ही है। GnRH मेल में होगा तो टेस्टिस के फंक्शन पढ़ेंगे, और GnRH फीमेल में होगा तो ओवेरी को स्टिमुलेट करेगा। तो फिलहाल यहां के लेक्चर में हमारा टारगेट ऑर्गन जो है ओवेरी, गोनेट्स अवेलेबल है, तो उस ओवेरी पे वर्क करवाने के लिए नंबर 1 हार्मोन आता है GnRH। देखिए लॉजिकल क्या होता है, फीमेल की बॉडी में GnRH रिलीज हुआ और रिलीज होकर के सीधा किसके पास जाएगा? फीमेल है तो ओवेरी के पास। ये रही ओवेरी, थोड़ी सी बड़ी बना दी है मैंने, डाउट मत करना दोस्तों मेरे, मैंने ओवेरी को एक्सप्लेन करना है इसलिए इतना बड़ा बनाया गया है। ये GnRH ओवेरी के पास गया, क्या लेने गया? तो देखिए ओवेरी को बोलने गया कि आप काम कीजिए, मैं हार्मोन हूं GnRH, ओवेरी के पास आ गया हूं, आप काम कीजिए। अब ओवेरी बोलेगी कि मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं, तो ओवेरी जानी जाती है अपने 2 काम को परफॉर्म करने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट काम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिलीज ऑफ हार्मोन। फीमेल को फीमेल बनाने वाले जो मेजर हार्मोन है जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जी हां बिल्कुल, फीमेल को फीमेल बनाने वाले जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और वो दोनों ही हार्मोन रिलीज करती है ओवेरी। तो GnRH जाकर के जो गोनेट्स को, ओवेरी को बोल रहा है फंक्शन कीजिए, तो ओवेरी को पता होना चाहिए उसे फंक्शन क्या करने हैं। फंक्शन का नाम है हार्मोन को रिलीज करना, और हार्मोन के नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ना केवल हार्मोन को रिलीज करना, ओवेरी का ही मेजर फंक्शन होता है सेकेंडरी oocyte को भी रिलीज करना। तो हमें पहले यह पता रहे काम क्या करना है, उसके बाद अपन ओवेरी से एक्सपेक्ट करेंगे। तो ओवेरी से आपको 2 काम करवाने, नंबर 1 हार्मोन रिलीज करवाने, कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नंबर 2 वर्क क्या करवाना है? सेकेंडरी oocyte रिलीज करवाना है। ठीक है, ओवेरी से ये काम करवाने हैं। अब ओवेरी के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप देखें जिनसे आपको आइडिया लगेगा कि आगे की पढ़ाई को अपन लिंक कैसा करने वाले हैं। ओवेरी बोलती है कि आप बात कर रहे हो जिस हार्मोन की और बात कर रहे हो जिस सेकेंडरी oocyte की, वो होता है मेरे अंदर मिलने वाली स्ट्रक्चर फॉलिकल में। फॉलिकल क्या चीज है? गौर से देखिएगा, एक ओवेरी के अंदर काफी सारे ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर, एम्प्टी स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है फॉलिकल। एक ओवेरी में मिलने वाले स्पेसिफिक राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है फॉलिकल। सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो मैंने बोर्ड पे ओवेरी के अंदर बना दिए हैं बहुत सारे गोले, और यदि आप कंसंट्रेशन से देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो यह भी पता लगा पाएंगे कि जितने गोले मैंने ओवेरी के अंदर भरे हैं उनका सभी का आकार अलग अलग है। यह सबसे छोटा, यह उससे बड़ा,
ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। यहां पर ओवेरी कहती है जो हार्मोन आपको चाहिए ढूंढिए उसको कहां पर रखा हुआ है। वो हार्मोन पाया जा रहा है मेरे अंदर, इन फॉलिकल्स के अंदर। इन फॉलिकल्स के अंदर ये जो मैं मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, ये इंडिकेट कर रहा है हार्मोन्स को। यह हार्मोन पाया जा रहा है। और जिस सुपरस्टार हीरो का जन्म आपको करके यहां पे निकालना है, जिसका नाम आप बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, वो मिलता है मेरे सबसे बड़े वाले फॉलिकल में। हमें ओवरी से दो चीजें चाहिए, एक चाहिए हार्मोन और दूसरा चाहिए सेकेंडरी oocyte। इस वाले को, सबसे बड़े वाले के अंदर जो ये मिल रहा है, मैं इसे बोलता हूं, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। पढ़ाई कितनी भी चलती क्यों ना जाए, हम हमारे लक्ष्य से बिल्कुल भटक ना पाए। याद रखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में चलवाने का पर्पस क्या था, इस फौलाद की औलाद को निकाल के बाहर लाना, जिसका नाम क्या था, सेकेंडरी oocyte। हमें एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ करके निकलवाना क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो दर्शन कीजिए, पहली बार सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो, आखिरकार ये होता कहां है। लैंग्वेज में सुनने को सुन लिया, पर एक फीमेल की इतनी बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी oocyte नाम का आइटम पाया कहां जाता है, वो तो कंसंट्रेट कीजिए। वो सेकेंडरी oocyte मिलता है ओवरी में मिलने वाले फॉलिकल में। क्या वो सभी फॉलिकल के अंदर मिलता है, तो गौर कर लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कौन से वाले में, सबसे बड़े वाले में है। सेकेंडरी oocyte बोलता है मैं बहुत बड़ा आइटम हूं, तो मैं कौन से मिलूंगा, सबसे बड़े वाले फॉलिकल में मिलूंगा। सबसे बड़े वाले फॉलिकल को आपको एक्सप्लेन करूं, कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये ओवेरी सुना रही है अपनी कहानी। ओवेरी बोल रही है कि जानना है आपको मेरे बारे में चारों तरफ से, तो पहले देख लीजिए मेरे अंदर होता क्या क्या है। ओवेरी में कई प्रकार के अलग अलग आकार के फॉलिकल मिलते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर सबसे बड़े वाले फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और इस बड़े वाले फॉलिकल के अंदर ही जबरदस्त आइटम सेकेंडरी oocyte होता है। हमें हमारे लेक्चर में सेकेंडरी oocyte को निकाल के बाहर लाना है, पर सेकेंडरी oocyte को देखने के लिए ग्राफियन फॉलिकल होना चाहिए, अलग अलग आकार के फॉलिकल। तो एक तो सेकेंडरी oocyte हो गया, और ये जो येलो येलो मार्क किया गया था, ये सारा बताया जा रहा है हार्मोन्स को। तो ये ओवेरी बोल रही है। ओवेरी अपने बारे में इतना बोलेगी तो जीएनआरएच इसके पास आने से पहले रुक जाएगा। याद कीजिए, अब लेक्चर चल रहा है हार्मोनल एक्शन को लेकर के। हार्मोनल एक्शन में अपन ने सिर्फ एक ही हार्मोन का नाम लिखा है, नाम लिखा हुआ है जीएनआरएच। जीएनआरएच ने क्या किया, जाकर के ओवेरी को बोला काम कर, पर ओवेरी ने पहले बता दिया मेरे अंदर क्या क्या जुगाड़ होते हैं, उसको जानते हुए तू करवाना। काम क्या करवाना है, काम क्या करवाना है, हार्मोन निकलवाना है और सेकेंडरी oocyte बनवाना है। अब यहां पे ओवेरी बोलती है कि मेरे पास जो फॉलिकल होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, इमैच्योर होते हैं। टर्म ध्यान सुनिएगा, ये छोटा फॉलिकल है, इमैच्योर फॉलिकल है। यदि आप मेरे फॉलिकल को बड़ा करोगे, यदि फॉलिकल को मैच्योर करोगे, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब छोटा सा फॉलिकल, थोड़ा सा हार्मोन, बड़ा सा फॉलिकल, बहुत ज्यादा हार्मोन। तो आपको कम हार्मोन चाहिए या ज्यादा हार्मोन चाहिए, डिसाइड करके बताएं। ओवरी भी ये बोल रही है कि यदि मेरे फॉलिकल का आकार स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो निकलने वाले हार्मोन का अमाउंट भी कम होगा। और यदि आपने मेरे फॉलिकल का आकार बड़ा कर दिया तो उससे निकलने वाले हार्मोन का अमाउंट भी ज्यादा होगा। हार्मोन कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो दोस्तों, ये जिंदगी जवानी की चल रही है, जिसके नाम पे छोटी चीज स्वीकार नहीं होती है। हम उस पीढ़ी के नागरिक हैं जहां हर चीज क्या चाहिए, ज्यादा। तो ज्यादा चाहिए तो ओवरी बोलेगी मेरे फॉलिकल को बड़ा करो। फॉलिकल को जितना बड़ा करोगे, जितना मैच्योर करोगे, उतना ज्यादा वो हार्मोन निकालेगा। और निकलने वाले हार्मोन का नाम यहां पे होता है एस्ट्रोजन। ओवेरियन फॉलिकल में मिलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। तो देख लीजिए फीमेल की बॉडी में कौन कौन सा जुगाड़ कहां कहां पाया जा रहा है। फीमेल को फीमेल बनाने वाला सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है, फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल किसके अंदर पाए जाते हैं, ओवेरी के अंदर। तो ओवेरी के अंदर एक सिंपल सा लॉजिक है, ओवेरी की एक ही डिमांड है, आप मेरे फॉलिकल को बड़ा कीजिए।
इमैच्योर से मैच्योर कीजिए, स्मॉल से लार्ज कीजिए। कंपटीशन के अंदर एमसीक्यू अराइज है, कान खोल के सुन लीजिए अटेंशन से होकर के, कि एक मैच्योर फॉलिकल जिसका नाम ग्राफियन फॉलिकल तक डिक्लेयर किया जाता है, उसका आकार क्या होता है। ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल का आकार लगभग बताया गया है 20 mm, जबकि स्टार्टिंग वाले छोटू से इमैच्योर फॉलिकल का आकार होता है 2 mm। जो फॉलिकल इमैच्योर था, जिसका साइज कम था, उसका आकार 2 mm है। यदि आप ओवरी के फॉलिकल को बड़ा कर देते हैं, मैच्योर कर देते हैं, मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बनवा देते हैं, तो उसका आकार 20 mm तक नॉर्मल होता है। यह जानकारियां लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल लाइफ से कंपटीशन पास करके प्रैक्टिस की दुनिया में जब आप काम करने के लिए उतरेंगे तो वहां पे बहुत सारे पेशेंट के स्टेटमेंट भी आते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज भी होती है कि इसके अंडे नहीं फूट रहे हैं, अंडे नहीं फूट रहे हैं। लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज ये बताना चाहती है कि आकार बड़ा नहीं हो रहा है। आकार बड़ा नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो बड़ा करने के लिए यहां पे कई सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो एकदम समराइज वे में सुने कि जीएनआरएच ने आके ओवरी को क्या बोला और ओवरी ने उसे क्या क्या बोल दिया। जीएनआरएच ने ओवरी को बोला काम कीजिए, काम के नाम पे 2 हार्मोन निकालिए, सेकेंडरी oocyte निकालिए। ओवरी बोल रही है नो डाउट हार्मोन मेरे फॉलिकल के अंदर है, सेकेंडरी oocyte मेरे सबसे प्यारे वाले फॉलिकल के अंदर है। ओवरी में अलग अलग आकार के बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। छोटे आकार वालों को इमैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, बड़ा वाला जो एक है उसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। इन्हीं फॉलिकल के अंदर हार्मोन है, हार्मोन का नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन। और बड़े वाले फॉलिकल को जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोला गया, जिसका आकार 20 mm था, उसके अंदर कौन है? सेकेंडरी oocyte। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा जब ओवरी का फॉलिकल बड़ा होगा। तो फॉलिकल को बड़ा कीजिए, तब इन सबके दर्शन कीजिए। इस बात को जान करके जीएनआरएच एक ऐसे हार्मोन की तलाश में गया कि ओवरी तो भाई बिना फॉलिकल बड़ा करवाए मानेगी नहीं। ओवरी से काम करवाने का मतलब है फॉलिकल को बड़ा करो। तो ऐसा हार्मोन ढूंढ के लाओ जो फॉलिकल को बड़ा करे। तो ये जीएनआरएच पिट्यूटरी के पास जाकर के, पीयूष ग्रंथि के पास जाकर के कहता है, प्यारी पीयूष ग्रंथि बहना, जाकर के आप वहां से हार्मोन निकालिए फॉलिकल को बड़ा करने वाला, जिस हार्मोन का नाम है एफएसएच। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाला अपने पास कैटेगरी नंबर 2। जिस कैटेगरी में हार्मोन बताए जा रहे हैं वैसे एक्शन होते हैं। एफएसएच हार्मोन लैंग्वेज में ले लीजिए, फुल फॉर्म कर दीजिए, बड़ी सिंपल है। एफएसएच फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन है। जीएनआरएच ने जब जाकर सीधा ओवरी को काम करने के लिए कहा तो ओवरी ने बोल दिया सीधे काम नहीं होता है, पहले फॉलिकल बड़े होते हैं। जीएनआरएच ने ओवरी को जाकर के जब कहा कि आप काम कर लीजिए, तो ओवरी ने कहा काम ऐसे नहीं होता, पहले मेरे फॉलिकल बड़े होते हैं। तब जीएनआरएच ने जाकर पीयूष ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन निकलवाया, जिसका नाम था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। और इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवरी के अंदर फॉलिकल को बड़ा किया। और फॉलिकल को बड़ा करा तो जो परिणाम होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे फॉलिकल बड़े होते जाएंगे हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता जाएगा हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन। और जैसे ही फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा उसके अंदर दिखाई देने लगेगा सेकेंडरी oocyte। ये सारे चेंजेस करवाने वाला हार्मोन कौन है? एफएसएच है। तो एफएसएच पहले आएगा, फॉलिकल को बड़ा करेगा, फिर ये काम होते हैं। ये काम हो गए। यहां पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल से रिलीज हो गया। अब चलते हैं आगे। एफएसएच आया, एफएसएच को देख करके ओवेरी खुश हो गई। इसलिए खुश हो गई कि अब मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे और बड़े होके ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, सेकेंडरी oocyte दिखाई दे रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी दिखाई दे रहा है। ये सारा काम यहां पे आपको अवेलेबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन हार्मोनल एक्शन की कैटेगरी में जो नाम आने वाला है वो है ये वाले भाई साहब, जिनका नाम है एलएच। फुल फॉर्म बोल देते हैं एलएच की।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाया जाता है, पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। इसके आने का लॉजिक आपको डिटेल साइकिल की फेजेस में एक्सप्लेन किया जाएगा। साइकिल के फेजेस में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये LH हार्मोन कौन से प्रोसीजर के तहत आपको मिलता है, देखने को मिलता है। LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? दो काम करता है। फर्स्ट वन, ये LH हार्मोन सिर्फ और सिर्फ काम करता है ग्राफियन फॉलिकल पे। LH हार्मोन सिर्फ और सिर्फ काम करता है ग्राफियन फॉलिकल पे। वो LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पे आएगा, ये लिखा मैंने LH, ये LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पे आएगा और इसे रप्चर करवा करके सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल देगा। और जैसे ही ओवेरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। LH हार्मोन सिर्फ और सिर्फ काम करता है बड़े वाले फॉलिकल पे, मैच्योर फॉलिकल पे, ग्राफियन फॉलिकल पे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओनली वर्क अपॉन मैच्योर फॉलिकल, लार्ज फॉलिकल नेम्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। और फंक्शन क्या है? ग्राफियल फॉलिकल को रप्चर करना और बाहर किसको निकलवाना? सेकेंडरी oocyte को। और एक फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी oocyte के निकलने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन सा हुआ? LH। ओव्यूलेशन करवाने वाला मेजर हार्मोन कौन हुआ हमारे पास? LH। दो चीज, LH अंदर, अंडा बाहर। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बताई जा रही है बात कि LH गया अंदर और अंडा गया बाहर। अंडे का नाम क्या था? सेकेंडरी oocyte। ये काम करने की जिम्मेदारी किस हार्मोन की होती है? LH हार्मोन की। पहला काम। दूसरा काम, LH जब अंदर आ गया तो गौर से देखिएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल की आउटलाइन मैंने रेड मार्क से कर रखी है, लाल कलर के मार्कर से कर रखी है। अब यही रेड मार्कर LH के आने से देखें कैसा बना दिया मैंने, पर्पल मार्कर से कर दिया। कलर चेंज हो गया। कलर चेंज क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट चेंज हो गया। पहले वाले डायग्राम में ये रेड कलर का था जिसका नाम ग्राफियन फॉलिकल था, पर ग्राफियन फॉलिकल अब नहीं रहा क्योंकि उसको रप्चर कर दिया। FSH हार्मोन ने बड़ी मेहनत से ओवरी के अंदर मैच्योर फॉलिकल बनाया था, ग्राफियन फॉलिकल। उस ग्राफियल फॉलिकल को फोड़ने का, तोड़ने का काम करा है LH ने। घबराइए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब तक फूटेगा नहीं अंडा बाहर निकलेगा नहीं, और अंडा बाहर निकलेगा नहीं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाने का काम LH का। रप्चर करवाते ही वो अंदर आ गया और ग्राफियन फॉलिकल को कलर चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसी स्ट्रक्चर को कुछ देर पहले अपन जान रहे थे इस नाम से, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से, पर अब जब कलर चेंज हो गया तो फॉलिकल को जानेंगे हम किस नाम से? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, यहां पे कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम कोई नई स्ट्रक्चर नहीं है, पुरानी वाली को चमका दिया। पुरानी वाली का नाम क्या था? ग्राफियन फॉलिकल। नई वाली का नाम क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में बदलने वाले का नाम क्या है? LH हार्मोन। तो LH हार्मोन ने कितने काम करे आकर के? दो काम करे। पहला काम अंडा बाहर निकलवाया, ओवुलेशन। दूसरा काम ग्राफियल फॉलिकल को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया तो नाम आ गया कॉर्पस ल्यूटियम। ये सारे काम करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? LH। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम पहले फॉलिकल था तो फॉलिकल से हार्मोन कौन सा निकलता था? एस्ट्रोजन। अपन ने पढ़ा ही है कि फॉलिकल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता था? एस्ट्रोजन। पर अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम है तो इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, मेजर हार्मोन। ज्यादा मात्रा में निकलने वाला हार्मोन अब कौन सा है हमारे पास? प्रोजेस्टेरोन। तो लास्ट में नीचे की तरफ दो हार्मोन लिखे हुए हैं, उनके नाम भी लिख देते हैं।
हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए जितने हार्मोन के नाम से काम पड़ने वाला है उन सभी का नाम बोर्ड पर मेंशन है। बड़े आराम से एक एक को दोबारा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी विद्यार्थी ने इन सारे हार्मोन के नाम काम को पहचान लिया, उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट प्रोसेस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स रखिए, एकदम खाली रखिए, और सामने जो बोर्ड भर चुका है उसमें लिखे हुए एक एक शब्द का पूरे अच्छे तरीके से मीनिंग क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ने की सोचिए। यहां पर सिर्फ कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन जो हुए उन्हें स्टेप बाय स्टेप मैं मेंशन करता हूं कि पहले क्या चेंज हुआ, बाद में क्या चेंज हुआ, पहले कौन सा हार्मोन आया, बाद में कौन सा हार्मोन आया, और वो काम क्या करने वाले हैं। हार्मोन की कैटेगरी में सबसे पहले हार्मोन आया जीएनआरएच। जीएनआरएच ने जाकर के ओवरी को बोला काम कीजिए। सबसे पहले हार्मोन आया जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब था गोनेट से काम करवाना। उसने ओवरी को बोला जाके काम कीजिए। ओवरी बोलती है मैं काम तब करूंगी जब मेरे फॉलिकल मैच्योर होंगे। ओवरी ने जीएनआरएच को काम करने से मना कर दिया और यह कह दिया कि मैं तब तक काम करने में असमर्थ हूं जब तक मेरे फॉलिकल मैच्योर नहीं हो जाते। ओवरी जानी जाती है अपने अंदर अलग अलग प्रकार के फॉलिकल्स को रखने के लिए, तो इसीलिए जीएनआरएच ने सबसे पहले ओवरी के फॉलिकल को बड़ा करने का प्लान किया। फॉलिकल को बड़ा करने के लिए जीएनआरएच जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप एक ऐसा हार्मोन निकालिए जो ओवरी के फॉलिकल को मैच्योर करे। जीएनआरएच ने पीयूष ग्रंथि को मैसेज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच हार्मोन निकाला जिसके माथे पे लिखा हुआ था कि वो फॉलिकल को बड़ा करेगा। एफएसएच हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जाके काम करता है ओवरी के फॉलिकल पे। ओवरी के फॉलिकल पे जाके काम क्या करना है, इमैच्योर को मैच्योर करना है, छोटे को बड़ा करना है। छोटे का आकार लगभग मैं बताता हूं 1 से 2 mm और बड़े का आकार मैंने बता दिया 20 mm। ये फॉलिकल बड़ा कैसे हुआ, ये फॉलिकल मैच्योर कैसे हुआ, मैच्योर किसने किया, एफएसएच ने किया। जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होते जाते हैं, एफएसएच हार्मोन के अंडर में जैसे जैसे ओवरी के फॉलिकल डेवलप होते जाते हैं अपने अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। हर एक लॉजिक की लोकेशन रेशनल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन कब निकलेगा, जब फॉलिकल डेवलप होंगे। जब फॉलिकल डेवलप होंगे, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होंगे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता निकलता जाएगा, और जैसे ही फॉलिकल सबसे मैच्योर हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, उसका नाम ग्राफिन फॉलिकल होगा। हमें उसी के अंदर देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte। वही सेकेंडरी oocyte जो हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो सेकेंडरी oocyte हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को कहां मिलता है, ग्राफिन फॉलिकल पे। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल हैं, छोटे मोटे कई सारे बच्चे हैं, पर हर बच्चे को राजा नहीं मिलता है। सेकेंडरी oocyte नाम की हाईली स्पेशलाइज्ड सेल सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। तो जैसे एफएसएच ने काम किया, यहां पर देखिए परिणाम। पहला परिणाम यह है, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होते गए हमें हार्मोन मिलता गया एस्ट्रोजन, और जैसे ही मैच्योर फॉलिकल बना हमें उसके अंदर दिखाई देने लग गया सेकेंडरी oocyte। कई बार एक हमारे साथ भी होता है, जो हमें चाहिए वो दिख जाए तो उसे पाए बिना मन पूरा नहीं होता। जो हमें चाहिए वो हमें सामने दिख जाए तो उसे पाए बिना मन पूरा नहीं होता। हमें हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में चाहिए क्या था, सेकेंडरी oocyte। मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी मेहनत करने का हमें क्या चाहिए था, सेकेंडरी oocyte, और वो हमें दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। कहां दिखाई दिया, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। जैसे ही दिखाई दिया नीयत बिगड़ गई कि इसको तो लेके बाहर आ जाओ, ये काम की चीज है, ये अंदर पड़ा क्या कर रहा है, बड़ी मुश्किल से दिखा, महीने में एक बार देखने को मिलता है। तो उसे बाहर निकालने के लिए हार्मोन आया नंबर 3, कौन सा, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एलएच हार्मोन बोलता है थोड़ा सब्र करो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं इसको निकाल के बाहर लेके आ रहा हूं। तो एक ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से अंडा बाहर निकाल के लाना, काम किसका, एलएच हार्मोन का। एलएच आएगा, अंडा बाहर निकलेगा ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके। ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवाने वाला हार्मोन एलएच, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाने वाला हार्मोन एलएच। सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। जैसे ही ये ओव्यूलेशन होगा, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ,
ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल मॉडिफाई हो गया। पहले इसका नाम था ग्राफियन फॉलिकल, पर LH के बाद इसका नाम हो गया कार्पस ल्यूटियम। पहले क्या था? ग्राफियन फॉलिकल, बाद में नाम क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम। जब तक ये ग्राफियन फॉलिकल था तब तक हार्मोन निकलता था एस्ट्रोजन, और जब ये चेंज हो गया कार्पस ल्यूटियम में तब कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलने लग गया? प्रोजेस्टेरोन। तो इनको अंडरस्टैंड करें तो और भी लैंग्वेज के आंसर दे सकते हैं आप लोग, जैसे क्वेश्चन है, जवाब देंगे आप, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में कब निकलता है? ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद? सवाल नंबर 2, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा कब निकलता है? ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद? नंबर 3, ग्राफियन फॉलिकल कब तक दिखाई देता है? ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद? नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम कब बनता है? ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद? तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे बड़ा लैंडमार्क क्या है? ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन को लेकर 4 सवाल बन गए हैं, बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1 क्या था? एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में कब? तो डेफिनेटली एस्ट्रोजन कब तक? जब तक फॉलिकल। फॉलिकल कब तक? जब तक नहीं आएगा LH। LH कब तक? जब तक नहीं होगा ओवुलेशन। तो एस्ट्रोजन मिलेगा ओवुलेशन से पहले। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा मात्रा में कब निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन किससे निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम कब बनती है? ओवुलेशन के बाद। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली फेनोमेना है हमारे पास सामने यहां पर, कि होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देख करके एमसीक्यूज के आंसर देने में थोड़ा सा हमें इजी हो जाता है। बात करते हैं हमारे पास आए इन 2 हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टारगेट भी कर सकते हैं किस किस हार्मोन ने कहां कहां जाके काम किया। FSH हो या LH हो, ये दोनों ही काम किसके अंदर कर रहे थे? ओवरी में। बोर्ड को कैच कर लीजिए, बोर्ड पे अभी सिर्फ किस पर अटैक किया गया था? ओवरी पे। ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जने जाकर के काम करते हैं यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर पे, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, उस पे जाकर के काम करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है और प्रोजेस्टेरोन भी ग्रोथ के साथ साथ उसमें सप्लाई इंक्रीज करवाता है। एस्ट्रोजन पर्टिकुलर का काम है सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाना, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है ग्रोथ के साथ साथ इसमें मटेरियल सप्लाई करना। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे काम करने वाले हार्मोन कौन कौन से हो गए? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इस पूरे हेडिंग में, इस पूरे कंटेंट में आपको जिस पर अटेंशन देनी थी वो अटेंशन है हमारे पास हार्मोनल एक्शन को लेकर के। क्या कर रहे हैं हार्मोनल एक्शन में लेके? जितने हार्मोन आ गए उसको काउंटिंग कर लीजिए, नंबर कितने हो चुके हैं। नंबर काउंट किए जाए तो 1 2 3 4 5। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हार्मोनल एक्शन करने वाले टोटल हार्मोन के नंबर कितने हैं? 5। इस पूरे में एक्सप्लेन करने का मीनिंग यही था, कौन सा कब आता है और क्या काम करता है। सबसे पहले आने वाला GnRH, किसे काम करने के लिए बोलेगा? ओवरी को। करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्या डिमांड रखेगी? फॉलिकल बड़े करो। बड़े करने के लिए GnRH किसको लेके आया? FSH को। FSH ने ओवरी में कितने काम किए? 2 काम किए। कौन कौन से? एक तो निकाला एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा दिखाई दिया आपको सेकेंडरी oocyte। एक निकलवाया एस्ट्रोजन, दूसरा दिखाई दिया सेकेंडरी oocyte। जैसे सेकेंडरी oocyte दिखाई दिया, लाल टपकाते हुए हार्मोन आया तीसरा। कौन सा? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करेगा? दिखाई देने वाले चीज को बाहर निकाल देगा। सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाना, टर्म का नाम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन LH। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करने वाला हार्मोन LH। ग्राफियन फॉलिकल को मॉडिफाई कर दिया और नाम क्या बना दिया? कार्पस ल्यूटियम। हमारे पास 2 मेजर हार्मोन जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे काम कर रहे थे, उनके नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कौन निकालता है? फॉलिकल। और प्रोजेस्टेरोन मेनली कौन निकालता है? कार्पस ल्यूटियम। और ये दोनों जन ही काम किस पे करते हैं? यूट्रस पे। तो ये यूट्रस में आने वाला चेंज, ये ओवरी में आने वाला चेंज। चेंज होता क्या है? यूट्रस में चेंज होता है तो एंडोमेट्रियम में, ओवरी में चेंज होता है तो फॉलिकल में।
मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है? 2 ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। वो 2 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक ओवेरी और एक यूट्रस। ओवेरी में चेंज चलेगा तो क्या निकलेगा? ओव्यूलेशन, ओवेरियन साइकिल। यूट्रस में चेंज चलेंगे किसके अंदर? एंडोमेट्रियम में। रिजल्ट क्या हो सकता है? ब्लीडिंग, यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल में चेंज किस में देखने को मिलेगा? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में चेंज लाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवेरियन साइकिल में चेंज किस में देखने को मिलेगा? फॉलिकल में। फॉलिकल को डेवलप करने वाला हार्मोन एफएसएच, फोड़ने वाला एलएच। डेवलप वाला एफएसएच, फोड़ने वाला एलएच। तो यहां पे एक समरी ऐसे भी हो सकती है हमारे पास। समरी का पॉइंट होगा कि अपने पास साइकिल का नाम लिखिए ओवेरियन। ओवेरियन का मतलब है चेंज किस में लाना है? ओवेरी में। तो ओवेरियन साइकिल चलवाने वाला हार्मोन कौन सा हो गया? एक फॉलिकल को बड़ा करने वाला एफएसएच, दूसरा फॉलिकल को तोड़ने वाला एलएच। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन। एक हमारे पास साइकिल होनी चाहिए, कौन सी साइकिल? यूटेराइन साइकिल। तो यूटेराइन साइकिल का मतलब है चेंज किस में आएगा? एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम में चेंज लाने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 डिवीजन जो होते हैं उन्हें चलवाने वाले हार्मोन के नाम सामने बोर्ड पे मेंशन किए हैं। ओवेरियन साइकिल अंडर कंट्रोल ऑफ एफएसएच एलएच, यूटेराइन साइकिल अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये साइकिल को पढ़ने से पहले पूरा साइकिल का एक समराइज पोर्शन था। अब यहां पे हार्मोनल इंटरेक्शन में ही एक चीज ऐड करता हूं, बड़े उसे ध्यान से सुनिएगा। एक सिस्टम जिसको फॉलो करके यूटेराइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। साइकिल पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा। वो सिस्टम पहले बात करें अपन, 2 शब्दों को लेके आता है। एक नाम है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इन 2 सिस्टम को विथ फीलिंग देखें। एक बार इस सिस्टम को अप्लाई करके देखें यूटेराइन साइकिल की एंडोमेट्रियम पे। 2 शब्द सामने बोर्ड पे लिखे हैं। जितने भी हार्मोन हैं, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। सारे हार्मोन को पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में डालना है। अपने आप में शब्द है। पॉजिटिव बोलते ही थोड़े स्मार्ट, अटेंटिव हो जाते हैं, शाइनिंग हो जाते हैं। नेगेटिव बोलते ही मुरझा जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। एक जनरल फिनोमेना बता रहा हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। मोटिवेशन लाने वाला पॉजिटिव, डिप्रेशन लाने वाला नेगेटिव। इसे अपन लिंक करते हैं एक बार जनरल पॉपुलेशन वाली सोच पे, ब्लीडिंग वाली पे, कि 28 दिन की पूरी साइकिल में एक नॉर्मल फीमेल का सिर्फ यह मानना था कि जिस दिन मुझे ब्लीडिंग आएगी उस दिन मुझे साइकिल शुरू हो जाएगी, और 4-5 दिन की ब्लीडिंग के बाद अगले महीने की डेट का इंतजार। मैंने सामने बोर्ड पे लिखा 1 से 5, 6 से 28। क्या मीनिंग है? 1 से 5 जिस दिन फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, साइकिल स्टार्ट। वो ब्लीडिंग कितने दिन रही? 5 दिन रही। उसके बाद क्या हुआ नॉर्मल फीमेल को नहीं पता। बाकी दोबारा से जब अगला महीना आया फिर ब्लीडिंग स्टार्ट। तो सिंपल मीनिंग बोलना है इन 2 शब्दों का। 1 से 5 का मतलब है ब्लीडिंग डेज, और 6 से 28 का मतलब है नॉन ब्लीडिंग डेज। नॉर्मल फीमेल की फिजियोलॉजी एक्सप्लेन हो रही है। 1 से 5 ब्लीडिंग वाले डेज, और 6 से 28 नो ब्लीडिंग डेज। ये क्लासिफाई किया गया। पॉजिटिव और नेगेटिव में अपन को हार्मोन का एक्शन जोड़ना है। हार्मोन एक्शन जोड़ते हैं। हार्मोन की 2 ही लाइन बोलनी है, या तो लेवल हाई है या लेवल लो है। हाई हार्मोनल लेवल या लो हार्मोनल लेवल।
तो अपने आप दिमाग लगाएंगे, यदि चीज चल रही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मीनिंग है हार्मोन्स का लेवल कैसा है, हाई लेवल है। और यदि नेगेटिव थिंग है तो बॉडी में हार्मोन्स का लेवल लो है। वो सारे हार्मोन जो अपन ने 5 नाम पढ़े हैं, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सभी का बॉडी के अंदर लेवल हाई होगा तो सिस्टम काम कर रहा है पॉजिटिव, और सभी हार्मोन का लेवल लो होगा तो सिस्टम काम कर रहा है नेगेटिव। हाई हार्मोनल लेवल और लो हार्मोनल लेवल, पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम थिंग। अप्लाई करते हैं अपन इस हाई और लो को एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम में 2 ही चीज है, या तो ग्रोथ या डैमेज। या तो एंडोमेट्रियम बड़ी होगी, ग्रोथ करेगी, या एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, डैमेज होगी। तो नेचुरल सी बात है, जब हार्मोन हाई होंगे, सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही होंगी, तो हमें वहां पे एंडोमेट्रियम में क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब लो होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये 2 चीजें लिंक करेंगे वहां से। हार्मोन का सिस्टम बता रहा हूं मैं, 2 सिस्टम है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फीलिंग वाइज जाए, हार्मोन के लेवल पर अटैक करना है। लेवल हार्मोन का हाई होगा तो फीलिंग पॉजिटिव, लो होगा तो फीलिंग नेगेटिव। हाई होगा तो एंडोमेट्रियम करेगी ग्रोथ, लो होगा तो एंडोमेट्रियम करेगी डैमेज। और अब आ जाए, दिमाग लगाएं, फीमेल की पूरे में 1 से 5 क्या चलती है, ब्लीडिंग। क्या चल रही है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग चल रही है मतलब ग्रोथ हो रहा है या डैमेज, डैमेज हो रहा है। 1 से 5 वेजाइना ब्लीड होना, ब्लीड का मतलब है वहां पे डैमेज होना, डैमेज का मतलब है वहां पे नेगेटिव सिस्टम होना। तो नेगेटिव सिस्टम के अंदर दिन चले गए 1 से 5। 6 से 28 क्या हो रहा है, कुछ ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ब्लीडिंग नहीं हो रही है मतलब अंदर ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ चल रही है मतलब सिस्टम कौन सा है, पॉजिटिव। तो फीमेल की बॉडी में कौन से दिन पे कौन सा सिस्टम चल रहा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है मेरे द्वारा। बड़ा सिंपल है, इसे देख के समरी भी कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 1 से 5 वाले दिन कौन सा सिस्टम काम करता है, नेगेटिव। 1 से 5 क्या चलती है, ब्लीडिंग। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 5 क्या चलती है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग चल रही है तो सिस्टम कौन सा है, नेगेटिव। क्योंकि ब्लीडिंग किसे बताती है, ग्रोथ को या डैमेज को, डैमेज को। और डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, लो हार्मोन का लेवल हो रहा है। 6 से 28 क्या ब्लीडिंग होती है, नहीं। ब्लीडिंग नहीं होती है मतलब क्या, एंडोमेट्रियम डैमेज होगी, नहीं। डैमेज नहीं होगी मतलब सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, पॉजिटिव। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 5 दिन अपने पास नेगेटिव सिस्टम, और 6 से 28 हमारे पास कौन सा सिस्टम, पॉजिटिव सिस्टम। इसी अप्रोच को याद रख कर हम डिस्कस करेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के टाइटल से लेकर के टॉपिक जो पढ़ना है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया। हमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस पढ़ा जाता है जिससे सेकेंडरी oocyte मिलता है। यहां अपन ने देखा साइकिल 2 ही ऑर्गन को कवर करती है, एक ओवेरी और एक यूट्रस। ओवेरी में चेंज देखने को मिलता है फॉलिकल के अंदर, यूट्रस में चेंज देखने को मिलता है एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम में ग्रोथ और डैमेज होगा तो ब्लीडिंग होगी। ओवरी में फॉलिकल बड़े होंगे तो हार्मोन निकलेगा और सेकेंडरी oocyte दिखेगा। उस सारे प्रोसेस को हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन के नंबर है 5, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवरी पे काम किस किसने किया, एफएसएच ने और एलएच ने। ओवरी के फॉलिकल को बड़ा किसने किया, एफएसएच ने। बड़े फॉलिकल को फोड़ा किसने, एलएच ने। यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे काम किसने किया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने। इन सभी हार्मोन को किस सिस्टम से पढ़ाया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब इसी के बाद हमें डिस्कस करना है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितनी फेज होती हैं, जिन्हें डिस्कस करेंगे अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, जहां पे आप हार्मोन के इंटरेक्शन को समझ पाए हैं। इसी इंटरेक्शन को उनकी फेज के दिनों में शामिल करके हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आगे बने रहिएगा फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानने के लिए। धन्यवाद।